नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में, जहां पर आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन एमसीक्यूज सॉल्व कराए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज लेकर के आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भारत भूटान रेल लिंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन और कारण से संबंधित कुछ प्रश्न भी सॉल्व किए जाने चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको जिससे घबराहट ना हो। तो चलिए देखते हैं। कथन एक क्या है। प्रस्तावित भारत भूटान रेल लाइन का प्रमुख मार्ग कोकराझार असम से गेलेफू भूटान तक बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, असम इस परियोजना का मुख्य गेटवे राज्य होगा, जहां से रेल लाइन होकर भूटान में प्रवेश करेगी। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही कथन सही है, और जो कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो इसको याद करिए और आइए आगे देखते हैं। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए, भारत और भूटान के बीच 2 रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। अगर टोटल हम किलोमीटर में देखें तो ये 89 किलोमीटर टोटल लंबाई है। 2 मार्ग हैं, चूंकि मैंने एक मार्ग के बारे में प्रश्न में पूछा है, 2 मार्ग हैं। एक तो असम के कोकराझार और भूटान के गुलेफू तक, दूसरा आपका है पश्चिम बंगाल के बानरहाट, ठीक है, के बानरहाट से समत्से तक, ठीक है, भूटान के समत्से तक। ये दूसरी लाइन हो गई। अब देखिए, जो ये वाली लाइन है पश्चिम बंगाल से जो जा रही है वो 20 किलोमीटर है ज्ञानवीरों, वो 20 किलोमीटर है। और अगर हम टोटल बजट की बात करें तो टोटल बजट 4033 करोड़, ठीक है, 33 करोड़ का बजट है ये, जिसमें कि ये काम किया जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत भूटान के संबंधों को लेकर के। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा मैप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, ये आपका रहा वेस्ट बंगाल, ये देखिए ये वेस्ट बंगाल है ना, और ये रहा आपका भूटान। तो यहाँ से बस 20 किलोमीटर में हमें जाना है समझ से। और ये रहा असम, तो यहाँ से आसान है। देखिए भूटान, तो कोकराझार से गेलेफू तक भूटान के। ध्यान रखिए, दोनों रूट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, कितने किलोमीटर है। अगर 20 किलोमीटर वो है तो 69 किलोमीटर ऑब्वियस सी बात है। असम से भूटान वाला जो गेलेफू है वो रास्ता हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर भूटान की राजधानी की बात की जाए, आपको पता ही होगा, थिम्फू, ठीक है, भूटान की राजधानी हो गई थिम्फू। और अगर हम करेंसी की बात करें, तो यहाँ पर हो गया आपका नगुल्टम, भूटानी नगुल्टम, ठीक है, भूटानी नगुल्टम या भूटानी रुपया, ठीक है। तो ये करेंसी हो गई। और अगर हम यहाँ पर पीएम की बात करें, कौन है, तो वो है जिगमे खेसर नामग्याल चुक, ठीक है, नामग्याल चुक। तो ये टोटल आपका भूटान से संबंधित जानकारी हो गई। देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो जो इनकी इंटरनेशनल सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है भूटान की, वो देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, भारतीय राज्यों की बात कर रहे हैं हम। और इधर से हो गया सिक्किम, इधर से हो गया असम, और ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ये तो हो गई भारत के राज्य जो भूटान की सीमा से लग रहे हैं। और दूसरा देखिए, जो देश की बात की जा रही है, अगर देश की बात की जाए तो ये ऊपर भूटान के चाइना है। तो इस तरह से ये आपका मैप कंप्लीट होता है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई आइडियाज के भारतीय संस्करण की भूमिका लिखी है। तो आपको पता होगा कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर है इटली, ठीक है, इटली की प्रधानमंत्री हैं, जिसका भारतीय संस्करण का जो भूमिका है उसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आप ध्यान
ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बुक का नाम भी ध्यान रखना है। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई आइडियाज़, ये बुक भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ये आत्मकथा है प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ये आत्मकथा है, जिसकी भूमिका भारतीय संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिए। ठीक है, ये देखिए, ये इमेजेस लगाने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आपको इमेज भी सामने आएगी, आपके आंखों में अपने आप आएगी और आप राइट आंसर करके आएंगे। देखिएगा जब आप एग्जाम जाएंगे तो आपको ये अनुभव होगा। ठीक है, आ जाइए अब आगे देखते हैं, कुछ और बुक्स के नेम देख लेते हैं। डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस, इसका जो लेखक है इसके वो हैं अनुपम खेर। ठीक है, इसके हैं अनुपम खेर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मदर मैरी कम टू मी, इसके लेखिका हैं अरुंधति राय। ध्यान रखिए, अरुंधति राय, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है। अच्छा, ये वाली बुक देखिए, डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर की चौथी पुस्तक है। ठीक है, जो अभी लॉन्च की गई ये चौथी पुस्तक है, तो ये भी आप देखिए। नेक्स्ट देखिए, द चोला टाइगर एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, तो ये बुक किसकी है? ये बुक है अमीश त्रिपाठी, ये बुक है अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने इसमें चोल डायनेस्टी के बारे में, चोल वंश के बारे में लिखा है, साथ ही साथ सोमनाथ पर हुए आक्रमण के विषय में भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है द कॉन्शियस नेटवर्क, इसके लेखक हैं श्रीनिवास राजू, श्रीनिवास राजू। देखिए, ये बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं कहूँगी, इसको याद रखिए, श्रीनिवास राजू, क्योंकि ये पुस्तक एक तो आपातकाल के विषय में लिखी गई है, 1975 इंदिरा गांधी के समय का आपातकाल, उसके विषय पर ये लिखी गई है। इसके अलावा देखिए, केवल ये भारत के उस पर नहीं, देखिए ये अमेरिका में रह रहे, अमेरिका में रह रहे भारतीयों के विषय में लिखी गई है, जब उन्होंने एक संस्था के माध्यम से इंडियंस फॉर फ्रीडम, ठीक है, इंडियंस फॉर फ्रीडम, ठीक है, इंडियंस फॉर फ्रीडम, उसमें उसके बारे में इन्होंने लिखा है द कॉन्शियस नेटवर्क, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, द राइज ऑफ द हिटमैन रोहित शर्मा स्टोरी। ठीक है, तो इसके यहाँ पर जो लेखक है वो हैं आर कौशिक, आर कौशिक इसके लेखक हैं। देखिए, ये जो हैं ये पत्रकार हैं, आर कौशिक ये पत्रकार हैं, और इन्होंने जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्रिकेट की पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द राइज ऑफ द हिटमैन रोहित शर्मा स्टोरी, हो सकता है आपको ये रोहित शर्मा स्टोरी न दे एग्जाम में, केवल द राइज ऑफ द हिटमैन इतना ही पूछ के आपसे लेखक का नाम पूछ लिया जाए, तो आर कौशिक ध्यान रखना है। ये पांचों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इनको यहाँ पर रखा है, तो इसे आप ध्यान रखिए। आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? राइट आंसर है कनाडा। देखिए, कनाडा सरकार के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। इस गैंग के ऊपर जो मेनली माना जाता है तो मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला की हत्या मानी जाती है कि इन्होंने ही कराई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कनाडा के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर है आपका दिल्ली। देखिए, दिल्ली के ओखला में पहली बात तो ये बनाया गया है 40 एकड़ की जमीन में बहुत बड़ा ये प्लांट, एसटीपी प्लांट बना है, और अमित शाह के द्वारा उद्घाटन यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री, ठीक है, रेखा गुप्ता भी उपस्थित थी। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये यमुना की सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, यमुना की सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो सीवेज प्लांट है ये करीब 124
124 मिलियन गैलन की क्षमता है इसको ट्रीट करके पानी को बाहर निकालने की, ठीक है ना। इतना इसकी क्षमता है, जिसकी वजह से अब यमुना नदी पर इतना प्रेशर, जो गंदगी जाती थी, नाले की गंदगी, सीवर की गंदगी, वो सारी चीज़ें बचेंगी, ठीक है। तो ये हो गया। और ये मिशन किसके तहत आया? तो ये मिशन जो ये निर्माण किया गया है, ये राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के तहत इसका निर्माण किया गया। देखिए, जो स्वच्छ गंगा मिशन है उसके तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की जाती है, उनके कल्याण के बारे में बात की जाती है। तो इसको याद रखिए, सीवेज प्लांट। और ये देखिए, एशिया का सबसे बड़ी बात है, ये एशिया का सबसे बड़ा सीवेज प्लांट है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संगठन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? राइट आंसर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है वो 1925 में केशव हेडगेवार, ठीक है, हेडगेवार के द्वारा की गई थी। तो शताब्दी वर्ष हुआ 2025 में, 1925 से लेकर के, तो इस वजह से एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मंदिरों, प्रांगणों और सामुदायिक स्थलों में होने वाला अनुष्ठानात्मक रंगमंच किस श्रेणी में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। देखिए, अभी यहाँ पर कई सारे जो ये धरोहर हैं शामिल किए गए हैं। इस तरह से भारत के टोटल जो बात की जा रही है वो 15 धरोहर हो चुके हैं, ठीक है, 15 धरोहर। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आ जाइए, अब उस पर हम देखते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से जो ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को सूची में शामिल हुए हैं, उनमें कौन कौन से शामिल हुए हैं, ये जानने की ज़रूरत है। कई बार तो ऐसे भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपका स्टैटिक पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो आ जाइए, देखते हैं। कुटियाट्टम, कुटियाट्टम एक डांस है, एक रंगमंच है। ये कहाँ पर है? तो ये है केरल में। ध्यान रखिए, कुटियाट्टम केरल। ये इमेज इसलिए डाली गई है ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें, लंबे समय तक याद कर सकें, ताकि जब क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो, ठीक है। जो ये है, ये 2000 से ज़्यादा वर्ष जो हो गए हैं, काफ़ी पुरानी परंपरा है। मंदिर का रंगमंच है, ठीक है, मंदिर का रंगमंच, जिसे कूट मंडप भी कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? ये सबसे पुराना संस्कृत रंग रूप है। सामुदायिक सहयोग, मंदिर का संरक्षण, स्थानीय समाज का समर्थन इसे प्राप्त है। तो देख लीजिए, कुटियाट्टम केरल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मुदियेट्टू, ये भी केरल है, ठीक है। कुटियाट्टम, मुदियेट्टू, ये भी केरल है। याद करिए, याद करिए, केरल। और इसका विषय क्या है? देवी भद्रकाली और राक्षस द्वारिका का युद्ध। तो देखिए, ये जो है, ये देखिए, देवी भद्रकाली यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, और ये शायद राक्षस का रूप धारण किए हुए हैं। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है स्थान, बिल्कुल भगवती के मंदिर। जब मतलब विषय ही यही है। कथा, देवी न्याय और सुरक्षा का प्रतीक। सामुदायिक सहभागिता, पूरे गांव की भागीदारी, सभी जातियों की भागीदारी, जो काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके कि सभी को समान रूप से भागीदारी दी जाती है। संयोजन, नृत्य, संगीत, मुद्राएं, चित्रकला और नाटक। तो याद रखिए, कुटियाट्टम और मुदियेट्टू, देखिए आराम से याद हो जाएगा, दोनों केरल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, देखते हैं। रममान, उत्तराखंड। देखिए, ये उत्तराखंड का है, त्योहार है एक तरह से, रंगमंच पे जो किया जाता है। देखिए, ये भी इमेज से आपको याद होगा, उत्तराखंड। ध्यान रखिए। स्थान, सलूर डुंगरा गांव। समय, अप्रैल में वार्षिक उत्सव है। देवता, भूमि देवता के रूप में। मुख्य विशेषता क्या है? रामायण की कथाएं और स्थानीय किंवदंतियां के आधार पर ये आयोजन किया जाता है। स्थान कौन सा होता है? तो बिल्कुल मंदिर प्रांगण। सामुदायिक भागीदारी, पूरे गाँव की सामुदायिक या सक्रिय भागीदारी यहाँ पर रम्माण में की जाती है। आपको ध्यान रखना है, ये रम्माण भी पूछा जा सकता है। देखिए, रममाण ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। जब आपको हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश वर्जन की तरफ एग्जाम हॉल में जरूर जाइए। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके सही होते हैं इस वजह से। नेक्स्ट देखिए,
रामलीला उत्तर भारत, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सब उत्तर भारत के सभी बच्चों को पता होगा। रामलीला, राम जी के नाटक इसमें मेनली होता है। स्थान खुले मैदान, मंदिर परिषद, गाँवों में कहीं भी दशहरा के अवसर पर ये किया जाता है। प्रत्येक वर्ष किया जाता है, 10 दिन से लेकर 1 माह तक ये चलता है। तुलसीदास के रामचरित मानस पर आधारित रामायण का नाटक होता है। सामुदायिक भागीदारी बिल्कुल होती है और वार्षिक प्रदर्शन पीढ़ी दर पीढ़ी सीखकर परंपरा का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 अक्टूबर 2025 से दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है राजीव वर्मा को। ठीक है, राजीव वर्मा को नियुक्ति मिली है दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2025 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी जिन्हें पुनः इनकी नियुक्ति की गई है। और देखिए, इनका जो कार्यकाल है वो 1 अक्टूबर 2025 से अब 2027 तक कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ देखिए, के वेणुगोपाल, ये के वेणुगोपाल के बाद चयनित हुए थे, तो आपको ये भी पता होगा के वेणुगोपाल। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल, अब देखिए भारत के संविधान में अगर बात की जाए, भारत के संविधान में तो अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति के बारे में बात की गई है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ज्ञानवीरों, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके अनुरोध पर? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुरोध पर। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुरोध पर ये नियुक्ति की जाती है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता चल गया। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस भारतीय गायक अभिनेता को फिल्म चमकीला के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर है दिलजीत दोसांझ। ठीक है, दिलजीत दोसांझ। न्यूयॉर्क में आयोजन हुआ एमी अवार्ड का। और देखिए यहाँ पर ये जो अमर सिंह चमकीला, ये जो पूरा नाम है, किसका किरदार किया है दिलजीत दोसांझ ने? तो ये किया है अमर सिंह चमकीला का। ये मूवी भी आपने ध्यान दिया होगा, जिसमें कि दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा दोनों हैं। ठीक है ना, तो ये वही मूवी है अमर सिंह चमकीला। ठीक है, ये उनके ऊपर फिल्माई गई है ये मूवी अमर सिंह चमकीला, ध्यान रखिए। एमी अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान की शुरुआत किस आयोजन के दौरान की गई? राइट आंसर है 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, इसके दौरान, अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिए इसे। देखिए, फोकस होके रहिए, फोकस होके। डेली के 10-15 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा वन टाइम एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है करंट अफेयर्स की। आप अगर समय देते हैं, वो देखिए आपकी चॉइस है, आपको फिर ज्ञानी बाबा बनना है। ठीक है ना, आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, आपको ज्ञानी बाबा बनना है। लेकिन अगर वन टाइम का एग्जाम है, केवल 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं उसको सॉल्व करिए, उसके बारे में जानकारी रखिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर कोई ना कोई एक मैगजीन फॉलो करिए। देखिए उसके बाद वो मैगजीन अगर आप लेंगे, एक तो एक जगह पर आपकी चीज़ें आ जाएंगी, आपको बस एक रिवीजन करना होगा, क्योंकि आप डे टू डे काम करते आ रहे हैं, आपके ऊपर बर्डन होगा ही नहीं उस मैगजीन का। कुछ जो अलग चीज़ें आएंगी वो भी अपने नोट्स में आप शामिल करते जाइए। इस तरह से आप अगर डेली करंट अफेयर इतना समय देंगे, डेली 1-1 घंटा मान लीजिए, वीडियो के बाद मतलब वीडियो को लेकर के 1-1 घंटा टोटल, ठीक है ना, तो आपका आराम से करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। इतनी टेंशन लेने, वन टाइम एग्जाम, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ वन टाइम एग्जाम, लेकिन जहाँ पर प्री होता है उसके बाद मेंस होता है, तो वहाँ पर थोड़ी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आईसीसी महिला विश्व कप, आईसीसी प्लस यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ, दोनों के यूनिसेफ, ध्यान रखिए ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस संस्था के साथ। ठीक है, तो यूनिसेफ के साथ इसको किया गया प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान। पहली बात तो ये याद होना चाहिए, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान, आईसीसी प्लस यूनिसेफ। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन उपस्थित थे। तो यूनिसेफ के आयुष्मान खुराना,
यूनिसेफ में आयुष्मान खुराना को भारत का राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है ना। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के राष्ट्रीय एम्बेसडर हैं, ठीक है, राष्ट्रीय एम्बेसडर हैं, इसलिए ये उपस्थित है यहाँ पर, राष्ट्रीय एम्बेसडर हैं। और दूसरे कौन थी, तो देखिए महिला विश्व कप की बात चल रही है यहाँ पर, उप कप्तान स्मृति मंधाना, उप कप्तान स्मृति मंधाना। इसके अलावा जय शाह भी उपस्थित थे। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला आयुष्मान खुराना के बारे में जरूर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए, दो तीन चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो हो रहा है वो अगर देखा जाए किन दो देशों की मेजबानी में हो रहा है, तो ये आपको पता होगा, भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप हो रहा है। नेक्स्ट देखो, 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 2028 पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफायर भी है। 2028 पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस। सबको पता है जो 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो पहली बार 2025 में, पहली बार 2025 में भारत में आयोजित किया गया, ठीक है, भारत में आयोजित किया जा रहा है और नई दिल्ली में, ठीक है, भारत में आयोजित किया जा रहा है वो भी नई दिल्ली में। अगला जो होगा वो होगा लॉस एंजलिस में। इससे पिछला यानी कि अगर 11वीं की बात की जाए तो वो हुआ था फ्रांस पेरिस में, ठीक है, फ्रांस पेरिस में हुआ था भारत, और उसके बाद लॉस एंजलिस। नेक्स्ट देखिए, अगर हम पहली बार आयोजन की बात करें, इसकी पहली बार आयोजन की बात करें तो पहली बार आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया था। उसके बाद से बर्लिन जर्मनी में किया गया था, उसके बाद से ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, 2 वर्ष में एक बार ये आयोजन किया जाता है। भारत में पहली बार मेजबानी मिली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात बनती है वो ये है कि नेक्स्ट जो होगा वो लॉस एंजलिस में होगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, ये कब से आखिर शुरुआत हुई, पहली बार ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये 1994, ये मैं मिस कर गई, ठीक है, 1994, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। सितंबर 2025 में किस भारतीय संस्था को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राइट आंसर है डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर। इसके साथ ही साथ देखिए अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को भी अवार्ड मिला है। तो वो अवार्ड है, उस अवार्ड का नाम देखिए, चेंज मेकर आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार है, ठीक है, आइकॉनिक चेंज मेकर ये अवार्ड है जो कि मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 अवार्ड की बात यहाँ पर की जा रही है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मेरे लिए दिया गया है, तो इसका नाम है आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आपके करंट अफेयर्स आज के कंप्लीट होते हैं, फिर आपके सामने कल उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।